Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 21st of May 2021. तो गाइज आज है तारीख 21 मई 2021 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। यहां पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहां पे पूछ सकते हो। अगेन इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नाउ बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 1 की तरफ। तो देखो आर्टिकल नंबर 1 को डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि जो कल का हमारा डेली करंट अफेयर का वीडियो था वो हम लोग अपलोड नहीं कर पाए थे कुछ इश्यूज़ की वजह से। नाउ उसमें जो आर्टिकल थे आप कह सकते हो कि एक एक करके मैं धीरे धीरे वो आर्टिकल्स आने वाले वीडियोज़ में इंक्लूड करता रहूँगा, तो आपका कोई भी पिछला आर्टिकल नहीं छूटेगा। तो यहाँ पे पहले आर्टिकल में बात करी गई है वर्क रिलेटेड डिजीज बर्डन के बारे में। तो देखो ये आर्टिकल बेसिकली है किस चीज़ से रिलेटेड। एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और इन्होंने बताया कि अगर कोई इंसान लंबे समय तक काम करता है, लंबे समय तक आप कह सकते हो वर्किंग आवर्स में रहता है, तो उससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। और ऐसा डेटा पब्लिश करा गया है क्योंकि पिछले सालों में हमने देखा है काफ़ी हद तक लोगों की डेथ हुई है क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक अपने आप को वर्किंग आवर्स के अंदर ढाल रखा था। यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स है इसकी वजह से 7.45 लाख डेथ हुई थी, और ये जो डेथ है ये ज़्यादातर स्ट्रोक से हुई थी, साथ ही साथ हार्ट डिजीज से हुई थी। और ये जो डेथ है ये बताया गया है साल 2016 के अंदर। नाउ एक चीज़ और बताई गई, देखो ये जो वर्किंग आवर्स की वजह से डेथ हो रही है ना, ये साल 2000 से ही हम लोग नोटिस कर रहे हैं, और साल 2000 से 2016 तक अगर कंपेयर करें तो साल 2016 में जो डेथ है काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई नजर आई हैं। लगभग 29% का इंक्रीमेंट देखा है अगर हम इसको कंपेयर करें साल 2000 से। तो आप कह सकते हो कि जो डेथ है वो बढ़ रही है, लेकिन रीज़न क्या है? लंबे समय तक काम करना और यहाँ पर जो आप कहते हो पर्सन है उसके ऊपर काफ़ी हद तक बर्डन होना। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे जो पहला ग्लोबल एनालिसिस इसके अंदर बताया गया जो लॉस ऑफ लाइफ है या फिर हेल्थ है, ये हम लोगों ने देखा ये काफ़ी हद तक लोगों की हुई है, और इसमें इंक्लूड करा गया देखो जो डेथ है ना 3.98 लाख जो पीपल की डेथ हुई है वो स्ट्रोक से हुई है, और जो 3.47 लाख पीपल की डेथ हुई है वो हुई है हार्ट डिजीज से। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि उन्होंने काम किया है लंबे समय तक, और लिमिट यहाँ पे आप देख पाओगे वो है 55 आवर्स, मतलब कि एक सप्ताह में, एक वीक के अंदर अगर आप 55 घंटे तक काम कर रहे हो तो वो खतरे से खाली बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा यहाँ पे WHO और ILO कहना चाहते हैं क्योंकि इन पर्सन ने यही काम किया है, लगभग हर हफ्ते 55 घंटों से ज़्यादा काम किया है और उसकी वजह से इनकी डेथ हुई है। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये भी बताया गया साल 2000 से लेकर 2016 के बीच का जो गैप है इसको अगर हम कंपेयर करें तो ये जो डेथ है ये काफ़ी हद तक इंक्रीज हुई है। यहाँ पे आप देख पाओगे लगभग 42% से इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है स्ट्रोक से, और जो है 19% आप देख पाओगे हार्ट डिजीज से 42% तक इंक्रीमेंट देखने को मिला है, और जो है स्ट्रोक से 19% तक इंक्रीमेंट देखने को मिला है। उसके अंदर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा डेथ किसकी हुई है, मेल की हुई है या फीमेल की हुई है, तो आप समझ जाओगे किसकी हुई है। तो ऐसा इसके डेटा के अंदर बताया गया जो सबसे ज़्यादा डेथ हुई है वो मेल्स के अंदर हुई है, यानी कि जो पुरुष हैं उनमें सबसे ज़्यादा डेथ हुई है। और जो रीजन्स है सबसे पहले हम बात करें वेस्टर्न पैसिफिक हो गया या फिर साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन हो गया, इन सब रीजन में सबसे ज़्यादा डेथ हुई है, जैसे चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ऐसा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे जो मोस्ट ऑफ द डेथ्स हैं ये पहले के टाइम पे जो रिकॉर्ड करी जाती थी वो 60 से लेकर 79 ईयर्स तक के बीच में रिकॉर्ड करी जाती थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब जैसे जैसे लोग ज़्यादा कमाने के चक्कर में, ज़्यादा अमीर बनने के चक्कर में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हर हफ्ते 55 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो उससे जो डेथ है ना, जो ये एज है वो डिक्रीज हो चुकी है। लगभग 45 से लेकर 74 की एज में जो है लोगों की डेथ हो रही है, ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट बताती है। फिर उसके बाद यहाँ पर यह बताया गया, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि स्टडी में ये बताया गया अगर आप 55 घंटे दे रहे हो, सप्ताह में 55 घंटे से ज़्यादा वर्क कर रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। 35% हायर रिस्क हो सकता है स्ट्रोक का, 17% रिस्क हो सकता है आपको हार्ट डिजीज़ का। ओके, तो कितना कम करना चाहिए एग्जैक्टली यहाँ पे 35 to 40 आवर्स अ वीक, यानी एक सप्ताह में इतना काम करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे डेटा दिया गया है। नाउ अब इस टॉपिक से रिगार्डिंग बनता है एक क्वेश्चन। तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि हम हर एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद
हर एक क्वेश्चन का सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखो एक एमसीक्यू है, यहाँ पे क्या बोला गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि साल 2000 से लेकर साल 2016 के बीच में ये जो नंबर ऑफ डेथ हैं लंबे समय तक काम करने से वो इंक्रीज हुई है 42% से। ठीक है, हार्ट डिजीज जो है वो 42% से इंक्रीज हुई है, और जो स्ट्रोक से जो डेथ हुआ है वो 19% तक इंक्रीमेंट हुआ है। ये हमने अभी देखा था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट ये बात करता है जो ज़्यादातर डेथ्स हैं वो हम लोगों को पहले तो देखने को मिलती थी 60 to 79 ईयर्स में, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके से लोग काम कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसकी वजह से जो डेथ हो रही है वो 45 से लेकर 74 ईयर्स की एज में जो है लोगों की ज़्यादातर डेथ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, अभी हमने इसको कवर किया था। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, सी, बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे यह है आर्टिकल नंबर 2 और बात करी गई है एक इंटरनेशनल म्यूजियम डे के बारे में। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो हमारे कल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने एक पैनल डिस्कशन को ऑर्गेनाइज किया था इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2021 के लिए। और जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए इस डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है, हर साल कौन से तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है। सेकेंड चीज़, अगर 2021 में इसको सेलिब्रेट किया गया है तो उसका क्या थीम था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो आर्टिकल है आपका वन डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नाउ ये जो इंटरनेशनल म्यूजियम डे है ये आपको देखने को मिलेगा 18 मई को, हर साल होता है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, देखो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जागरूकता फैलाना। जो म्यूजियम्स हैं वो आज के टाइम पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो कि कल्चर को एक्सचेंज करता है। ठीक है, कल्चर्स के एनरिचमेंट के लिए, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, जो लोग हैं उनके बीच में कॉपरेशन और शांति को बनाने के लिए ये म्यूजियम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया। नाउ अब जो हमने इसको सेलिब्रेट किया 18 मई को, उसके बाद ये बोला जा रहा है कि जो इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2021 को हमने सेलिब्रेट किया उसका थीम क्या था। उसका थीम था द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम, रिकवर एंड री इमेजिन। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। अब यहाँ पे आप देख पाओगे इस टॉपिक के रिगार्डिंग बन जाता है क्वेश्चन। देखो आप आज के ना जो मैंने क्वेश्चन बनाए उसके अंदर एक कॉमन चीज़ है, अब आप समझ जाना क्या कॉमन चीज़ है। ठीक है, समझ गए हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या कॉमन चीज़ है। तो देखो जो इंटरनेशनल म्यूजियम डे है ना, उसको कब सेलिब्रेट उससे जो स्टेटमेंट है उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट ये बात करता है कि इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है 18 मई को हर साल। और सेकंड स्टेटमेंट ये बोलता है कि अब जो साल 2021 का थीम था इस इंटरनेशनल म्यूजियम डे का वो ये है कि द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम, रिकवर एंड री इमेजिन। मतलब कि दोनों ही करेक्ट आंसर है, तो मतलब आंसर नंबर सी, बोथ 1 and 2। ओके, नाउ उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर बात करी गई है एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जो कि हमारे वन डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे आप देख पाओगे इनका नाम है के अग्रवाल, काफ़ी हद तक न्यूज़ में थे ये। तो ये जो के अग्रवाल हैं इनकी एज थी 62, फॉर्मर नेशनल प्रेसिडेंट रह चुके हैं ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, और इनकी डेथ हुई है किसकी वजह से, कोविड-19 से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे उसकी वजह से। नाउ अब यहाँ पे इनके बारे में देखेंगे तो कब जन्म हुआ था, कब डेथ हुई, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है ये कौन थे। ये एक इंडियन फिजिशियन थे और कार्डियोलॉजिस्ट थे, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के, और पास्ट नेशनल प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। साल 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको सम्मानित किया गया था, इनको सम्मान दिया था पद्मश्री से, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट किया था मेडिसिन की फील्ड में। देन उसके बाद डॉक्टर अग्रवाल को आप कह सकते हो सम्मानित किया गया डॉक्टर BC रॉय अवार्ड से। अब ये जो डॉक्टर BC रॉय अवार्ड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देखो एक हाईएस्ट इंडियन अवार्ड है मेडिकल कैटेगरी में, क्योंकि हम अभी तक यहाँ पे इस ये जो आर्टिकल है ना, ये जो स्टेटमेंट है पहली बार कवर कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर BC रॉय अवार्ड किस चीज़ से रिगार्डिंग है, किस चीज़ से रिलेट करता है, वो है मेडिकल कैटेगरी के अंदर। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे एक क्वेश्चन क्या बनता है, के अग्रवाल कौन थे, फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, या फिर फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर, या फिर हिंदी फिल्म आर्टिस्ट, या फिर एक इंडियन फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट। तो करेक्ट आंसर हो गया है डी, ये हमारे एक आप कह सकते हो कि एक इंडियन फिजिशियन थे और कार्डियोलॉजिस्ट थे। ना उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात करी गई है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में। तो आपको मालूम होगा कल भी मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर में डिस्कस किया था। यहाँ पे हुआ क्या है, 6 साइट्स को ऐड कर लिया गया है इंडिया की टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर। देखो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है पहले तो ये बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में।
नाउ इसकी जो टेंटेटिव लिस्ट है उसके अंदर अभी भारत की 6 साइट्स को ऐड किया गया है। अभी आपको ध्यान देना है, इसको पूरा फाइनल नहीं किया गया है, अभी सिर्फ और सिर्फ ऐड किया गया है, ताकि इसको 1 साल तक आप कह सकते हो कि टेंटेटिव लिस्ट के अंदर रखा जाए और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको फाइनल राउंड की तरफ बढ़ाया जाएगा। ओके, नाउ मतलब अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, आपको याद ध्यान रखना है, अभी डिक्लेयर नहीं किया है, अभी सिर्फ ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी गई है। तो देखो जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 9 साइट्स को सबमिट किया था यूनेस्को के अंदर, लेकिन उसमें से 6 साइट्स यूनेस्को ने एक्सेप्ट कर लिया है। उन्होंने बोला है चलो हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी देन ये फाइनल नॉमिनेशन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे और इनको फिर उसके बाद एक्चुअली में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो अभी आपको ध्यान रखना है, इनको डिक्लेयर नहीं करा गया है, इनको सिर्फ और सिर्फ अभी के टाइम पर एक्सेप्ट करा है यूनेस्को ने। नाउ वो 6 कौन कौन से साइट्स हैं वो आपको ध्यान रखना है। पहली साइट है मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर, जो कि आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। दूसरा है हायर बंगाल मेगालिथिक साइट, जो कि कर्नाटका में है। उसके बाद बेदाघाट लंबेतघाट ऑफ नर्मदा वैली, जो मध्य प्रदेश में। गंगा घाट्स इन वाराणसी, टेम्पल्स ऑफ कंचीपुरम और सतपुरा टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश। तो ये हैं 6 साइट्स अभी के लिए जिनको एक्सेप्ट करा गया है यूनेस्को के द्वारा। ना उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे जो ये प्रपोजल है ये लगभग 1 साल तक टेंटेटिव लिस्ट के अंदर ही रहने वाला है, देन उसके बाद इसको फाइनल के लिए आगे बढ़ाया जाएगा ताकि हम लोग कंप्लीटली इसको डिक्लेयर कर सकें। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी जो यूनेस्को ने ये जो टेंटेटिव लिस्ट बना रखी है उसके अंदर भारत की कितनी साइट्स हैं, तो यहाँ पे आप देख पाओगे यूनेस्को के अंदर 48 प्रपोजल्स डाल रखे हैं टेंटेटिव लिस्ट के अंदर। जो इंडिया की टेंटेटिव लिस्ट है उसके अंदर 48 प्रपोजल्स हैं। जैसे जैसे एक्सेप्ट होगा 1 साल तक रखा जाएगा पहले तो, देन उसके बाद यहाँ पर ये एक्सेप्ट करा जाएगा और फिर उसके बाद इस पर्टिकुलर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा जाएगा। फिर से मैं बोलूँगा अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। दाऊ यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो क्या है देखो, जो ऑपरेशन गाइडलाइंस है ना उसके अकॉर्डिंग देखें तो साल 2019 ये एक आप कह सकते हो इसके अकॉर्डिंग एक ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है कि पहले आपको कोई भी मॉन्यूमेंट और कोई भी साइट है अगर आप उसको एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देना चाहते हो तो आप उसको टेंटेटिव लिस्ट के अंदर रखना पड़ेगा और लगभग 1 साल तक इसको रखना पड़ेगा। और इंडिया के आज के टाइम पर 48 साइट्स हैं टेंटेटिव लिस्ट के अंदर, तो इसको रखने के बाद जो है ये 1 साल बाद ये प्रोसीजर आगे कंटिन्यू होता है, उसके बाद डिक्लेयर किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। ना वो बनता है एक क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि कौन सा अभी जो इंडिया का टेंटेटिव लिस्ट में अभी कह सकते हो जो यूनेस्को की इंडिया की टेंटेटिव लिस्ट है उसके अंदर अभी 6 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को डाला गया है ताकि उनको हम लोग डिक्लेयर कर सकें। अब यहाँ पे वो 6 कौन कौन सी हैं अभी मैंने आपको पढ़ाया था, अभी बताना है। तो यहाँ पे 6 में से आप देख सकते हो 4 का नाम तो यहाँ पे दिया है, ये बताना है कि कौन सा करेक्ट है, यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा है आपको बताना है। पहला यहाँ पे आप देख पाओगे मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर इन महाराष्ट्र, ये है हमने देखा था। उसके बाद हिरे बंगाल मेगालिथिक साइट, ये कर्नाटका के अंदर ये भी है हमने देखा। और उसके बाद गंगा घाट्स इन वाराणसी, ये भी है। सतपुरा टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश, ये भी है। मतलब कि चारों ये करेक्ट आंसर है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर 1 2 3 एंड 4। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने आपसे एक चीज़ पहले भी बोली थी कि एक चीज़ कॉमन है आज के उसमें, तो क्या पता चला आज के वीडियो में क्या चीज़ कॉमन है, जो क्वेश्चन है उसमें क्या कॉमन है, पता चला हो तो नीचे बताना। नाउ यहाँ पे बात करी गई है घोलवाद सपोता के बारे में, जिसको हम लोग चीकू बोलते हैं। ठीक है, बहुत से लोगों को मालूम होगा चीकू किसको बोलते हैं। फ्रूट है ये, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पिक्चर है। तो हुआ क्या है, एक मेजर बूस्ट देखने को मिला है हमने इन जीआई टैग वाले इन सर्टिफाइड प्रोडक्ट को। करा क्या है, ये जो पालघर डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलता है महाराष्ट्र में, इसको हमने आज के दिन यूनाइटेड किंगडम को भेजा है, यूनाइटेड किंगडम को शिप किया है। मतलब कि एक तरीके से हमने एक्सपोर्ट करा है इन चीकू को। ओके, नाउ आप कह सकते हो इसको जीआई सर्टिफिकेशन मिला है। घोवद सपोता, ये आपको देखने को मिलेगा कि इसको हेल्ड करा गया था महाराष्ट्र राज्य चीकू उत्पादक संघ के द्वारा। नाउ जो ये फ्रूट है अपने मिठास के लिए काफ़ी जाना जाता है, इसका जो टेस्ट है वो भी काफ़ी अलग है। और यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि जो ये फ्रूट है इसका जो मिठास है वो वहाँ के सॉइल, जो कैल्शियम रिच सॉइल है उसकी वजह से देखने को मिलता है। नाउ आज के टाइम पे अगर हम बात करें जो पालघर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे 5000 हेक्टेयर ऑफ लैंड है जो कि इसकी प्लांटेशन वहाँ पे करी जाती है, चीकू उगाए जाते हैं, जिसमें से जो 5000 फार्मर्स हैं जो कि इन सपोता को ग्रो करते हैं, 147 फार्मर्स बिल्कुल ऑथोराइज्ड जीआई यूजर्स हैं, यानी जोग्राफिकल इंडिकेटर यूजर्स हैं। नाउ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ये सपोता है ये आपको देखने को मिलेगा काफ़ी सारे राज्यों में देखने को मिलता है, जैसे कि कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कर्नाटका में सबसे ज़्यादा। कर्नाटका एक हाईएस्ट ग्रोवर है किसका, इस फ्रूट का।
उसके बाद आता है महाराष्ट्र, तो आपको ध्यान रखना है। नाउ यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो ये है, देखो अभी तो हमने चीकू को एक्सपोर्ट करा है, अभी पिछले महीने हम लोगों ने जो आम होते हैं उनको एक्सपोर्ट करा था। कहाँ के आम, आप देख पाओगे ये कृष्णा एंड चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश के आम थे। कहाँ पे एक्सपोर्ट करे गए थे, साउथ कोरिया के में, ठीक है, इसको भी हमने डिस्कस किया था। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन ये है, ये देख पाओगे इसमें ये बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नोन एज टू बी द हाईएस्ट ग्रोवर ऑफ सपोता। जो चीकू है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे ग्रो करा जाता है आपको बताना है, केरला, कर्नाटका, ओडिशा या फिर बिहार। जैसे मैंने आपको बताया था कर्नाटका टॉप पर है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र है, तो कर्नाटका यानी बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। देखो मैंने अभी आपको बताया था कर्नाटका एक हाईएस्ट ग्रोवर है इस फ्रूट का। ना उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल और आज का लास्ट आर्टिकल, जहाँ पे बात करी गई है PMSSY के बारे में, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के बारे में। तो देखो इसके अंदर क्या है कि नए एम्स को स्टार्ट किया जा रहा है इस योजना के अंडर। एम्स आपको मालूम होगा, बताना जरा क्या फुल फॉर्म है एम्स की, ठीक है। जो ये हॉस्पिटल्स हैं इनको एक तरीके से क्या करा जा रहा है, इनको सेटअप किया जा रहा है, इनको स्टार्ट किया जा रहा है ताकि जो कोविड-19 है उससे हम लोग लड़ सकें आज के टाइम पर। नाउ जो ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो आपको ध्यान रखना है ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ओके, इसको अनाउंस करा गया था साल 2003 में, ताकि जो आज के टाइम पर मेडिकल एजुकेशन है या फिर हॉस्पिटल्स की केयर है उनको हम लोग जो इम्बैलेंसेस देखने को मिलते हैं उसको हम लोग इक्वल कर सकें। नाउ जो ये स्कीम है ये आप देख पाओगे इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक चीज़ सेट कर रखी है कि जो हमारा मेडिकल एजुकेशन है उसको हम लोग एक क्वालिटी वाला एजुकेशन बनाएंगे, ठीक है। जितने भी हमारे एम्स हैं, आप फुल फॉर्म आपने देखी ली होगी यहाँ पर, उनको सेटअप किया जाएगा, बहुत सारे नए नए एम्स को बनाया जाएगा। कहाँ पर, इस प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंडर में। और बोला यह जा रहा है सेटअप कर रहे हैं हम लोग कम से कम 22 नए एम्स को, जिसमें से काफ़ी हद तक अप्रूव हो चुके हैं। 22 न्यू एम्स अप्रूव कर दिए गए हैं इस स्कीम के अंडर में, जिसमें से जो 6 एम्स हैं वो आपको भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश के अंदर देखने को मिलेगा। ये फुल्ली तरीके से फंक्शनल काम कर रहे हैं। और उसके बाद अनदर जो बाकी 7 एम्स आप देख पाओगे वो OPD फैसिलिटी और जो MBBS क्लासेस हैं वो भी वहाँ पे स्टार्ट कर दी गई हैं। और जो बाकी हमारे 5 ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स बच गए हैं उसमें हम सिर्फ और सिर्फ आज के टाइम पर MBBS क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ जो ये रीजनल एम्स है इनको सेटअप किया जा रहा है, और आपको मैंने बता ही दिया, ताकि जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके कोविड-19 को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा एम्स को यहाँ पे सेटअप किया जा रहा है। नाउ यहाँ पे बनता है एक क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना यानी PMSSY से रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दूसरा यहाँ पे ये स्टेटमेंट ये बोलता है, देखो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, मैंने अभी आपको बताया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इसका मकसद ये है कि जो भी इम्बैलेंसेस देखने को मिलते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर या फिर हमारी जो मेडिकल एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करने का ये काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, मतलब दोनों करेक्ट आंसर है, C इज़ द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ इसी के साथ करते हैं हम आज के लेक्चर को एंड। आई होप आप लोगों को सभी आर्टिकल क्लियर हो गए होंगे। आर्टिकल कम थे लेकिन इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास जो न्यूज़ है वो ऐसी न्यूज़ है जो कि हम लोग द हिंदू में डिस्कस कर चुके होते हैं, ठीक है। बहुत सारी न्यूज़ होती है, कम से कम 50% न्यूज़ होती है जो कि हम द हिंदू में डिस्कस कर चुके होते हैं। बहुत सारे आर्टिकल होते हैं जो कि द हिंदू में नहीं आते, जैसे इंडियन एक्सप्रेस से हो गया या फिर PIB से हो गया या फिर AIR से हो गया, तो मैं इसके अंदर इंक्लूड कर देता हूँ ताकि आपको जो है ये दोनों वीडियो देख लो आप और आपका काम हो जाए। ओके, कल से मैं और ज़्यादा आर्टिकल्स इसके अंदर इंक्लूड करने वाला हूँ। आज तो हमारे कुछ 6-7 आर्टिकल थे, कल से मैं इसको 10 आर्टिकल कम से कम कर दे करूँगा कि रोज़ हम लोग 10 आर्टिकल्स डिस्कस करें, 10 MCQ सॉल्व करें, ताकि हमारी प्रैक्टिस बनती जाए। PDF आपको वहीं टेलीग्राम पर मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।